नमस्ते दोस्तों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपके सामने एक बहुत बढ़िया सी कहानी लेकर मैं उपस्थित हूँ। हमारी कहानी का नाम है सबक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई दिन से सावित्री जी की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। घर का सारा काम उनकी बहू निधि को ही करना पड़ रहा था। आज निधि गुस्से में लाल अपने कमरे में बैठी पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दीपक शाम को घर पहुंचा, कमरे में घुसते ही उसकी पत्नी उस पर बरस पड़ी। दीपक, अब मुझसे नहीं होगी तुम्हारी माँ की सेवा। ये अपनी बीमार माँ तुमने मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ दी। घर के काम भी करो और इनकी सेवा भी। मुझे तो तुमने इस घर में पूरी नौकरानी बना कर रख दिया है। कभी तुम्हारी माँ का खाना, कभी तुम्हारी माँ की दवाई। अरे मैंने कभी अपनी माँ के घर में ये नौकर वाले काम नहीं किए। मेरे घर में तो खुद नौकर चाकर काम करते थे। आज तो तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। अब इस घर में मैं रहूंगी या फिर तुम्हारी माँ। दीपक उसे समझाने के अंदाज में बोला, अरे निधि, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ तुम्हारे साथ घर के काम करवाती थी। लेकिन अब कुछ दिन से बीमार है तो तुमने घर में हंगामा मचा दिया। अरे माँ है मेरी वो, और मैं तुम्हारे कहने से अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता। और अगर तुम इस घर में रहोगी तो मेरी माँ की सेवा भी करना ही होगी और घर के काम भी। पति की बात सुनकर निधि बोली, और इसमें कौन सी नई बात है? बहू का तो कर्तव्य ही है वो। पति की बात सुनकर निधि बोली, तुम्हें पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ। मैं तुम्हारे माँ की सेवा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। सावित्री जी को बहू की कही सारी बातें सुनाई दे रही थी। आंखों में उनके आंसू आ गए। वो धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर आ गई। सावित्री जी को देखकर बहू और भी जोर जोर से चिल्लाने लगी, इन्हें यहाँ से कहीं भी छोड़कर आओ, मुझे नहीं पता। सुनकर दीपक को भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में निधि के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। मेरी माँ इसी घर में रहेगी, तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से। तो ठीक है, अब सारी जिंदगी अपने माँ के साथ ही रहना। ये कहकर गुस्से में पैर पटकते हुए निधि अपने कमरे में चली गई और अपने कपड़ों का बैग लेकर अपने मायके जाने लगी। और अपने और एक बैग उठाकर उसमें अपने कपड़े भरे और मायके के लिए निकल पड़नी। मायके जाने के और अपने मायके जाने लगी। सावित्री जी बोली, बहू इस तरह घर छोड़कर मत जाओ। अभी तो तुम्हारी शादी को 3 ही महीने हुए हैं, भी नहीं हुए हैं। मोहल्ले पास पड़ोस वाले सब क्या कहेंगे? बहू, जैसे भी होगा मैं घर का सारा काम कर लूंगी। तुम्हें मेरी सेवा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, पर तुम घर को छोड़कर मत जाओ। सावित्री जी की बहू बोली, जिस दिन तुम इस घर को छोड़कर चली जाओगी ना, तब मैं वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर निधि अपने मायके के लिए निकल पड़ी। निधि के जाने पर सावित्री जी को रोना आ गया। माँ, उसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर दीपक अपनी माँ को समझाने लगा। दीपक ने अपनी माँ का संघर्ष भरा जीवन देखा था। उसने देखा था कि उसकी माँ उसे कितने दुखों से पाली थी। दीपक अपनी माँ के साथ गांव में रहता था जब वह बहुत छोटा था। तभी उसके पिता का देहांत हो गया था।
सावित्री जी दूसरे के खेतों में मेहनत मजदूरी करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन दीपक ने अपनी माँ से कहा था, माँ तुम कितनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं ये सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता हूँ और कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। ये सुनकर सावित्री जी बोली, नहीं बेटा नहीं, मैं तो तेरे लिए ही दिन रात मेहनत कर रही हूँ। तू अपनी पढ़ाई लिखाई मत छोड़ना। जब तक मेरी हड्डियों में जान है, मैं काम करूँगी और तुझे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। तू बड़ा अफसर बन, और जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा, तब बेटा मुझे किसी के खेतों में मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। फिर करूँगी मैं तेरी शादी बड़ी शान से। और बहू के आने पर तो मुझे आराम ही आराम है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे बस। सावित्री जी अपने बेटे के लिए दिन रात खटती रही। दीपक अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। ऐसे कुछ साल बीत गए और दीपक की पढ़ाई भी पूरी हो गई, और एक दिन वह बड़ा अफसर भी बन गया। जब यह बात सावित्री जी को पता चली कि उसका बेटा बड़ा अफसर बन गया है, तो वो खुशी के मारे फूली न समाई। उसकी मेहनत सफल जो हुई थी। दीपक तब बोला, माँ अब तुम्हें किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। अब तेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है, अब आराम कर। दीपक ने अपनी माँ का खेतों में काम करना छुड़वा दिया। बेटा ऊंची पोस्ट पर था तो कुछ दिनों के बाद ही दीपक के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए। सावित्री जी ये देखकर बड़ी खुश हुई। बहू को लेकर सावित्री जी के मन में बहुत सारे अरमान थे। उन्होंने खुशी खुशी बड़े धूमधाम से बेटे का एक अच्छे घर में विवाह किया। अपनी नई बहू को पाकर सावित्री जी बहुत खुश हुई। निधि पढ़ी लिखी थी, सुंदर भी थी। दीपक भी कुछ कम नहीं था। सावित्री जी ने अपनी बहू को लेकर खूब सारे अरमान संजोए थे कि जब बहू आएगी तो बुढ़ापे में सेवा करेगी, मैं भी उसके लाड़ करूंगी, मुझे बुढ़ापे में आराम देगी वह। लेकिन बेचारी सावित्री जी के अरमान धरे के धरे रह गए। शादी के कुछ दिन तक बाद तक तो निधि का व्यवहार सावित्री जी से ठीक रहा, लेकिन घर का काम भी ठीक ठीक कर लेती थी और सावित्री जी के साथ उसका व्यवहार भी ठीक रहा। सावित्री जी भी बहू के साथ घर के काम करवाती रहती थी। लेकिन एक दिन जब सावित्री जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें आराम करना पड़ा। अपनी सास निधि को अपनी सास की सेवा करना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। बीमार सास अब उसकी आंखों में खटकने लगी। बस इसी बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा करने लगी निधि। शादी को अभी 3 महीने भी तो नहीं हुए थे और उसने घर में क्लेश करने शुरू कर दिए। दीपक के आते ही उससे लड़ाई झगड़ा शुरू करती। दीपक उसे समझाता था, लेकिन निधि को कुछ भी समझना ही नहीं था। सावित्री जी भी उसे खूब समझाती कि जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी बेटी तो मैं काम करने लगूंगी, लेकिन निधि सावित्री जी को उल्टा सीधा सुनाती रहती। लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला गया और एक दिन निधि ससुराल छोड़कर अपने मायके ही चली गई। इस बात से सावित्री जी बड़ी दुखी थी। 3-4 दिन यूं ही बीत गए। तब सावित्री जी दीपक से बोली, बेटा तू अभी जा और बहू को लेकर आ। माँ मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा, वो खुद ही घर छोड़ के गई है और खुद ही आएगी, और उसने तो तुम्हारे साथ रहने से इनकार कर दिया। रहने दो उसे अपने मायके में, जब उसकी अकल ठिकाने लगेगी तो खुद ही आ जाएगी। ये सुनकर सावित्री जी रोने लगी। अरे इसीलिए मैंने तेरी शादी की थी क्या बेटे? अगर तू बहू को लेकर नहीं आया तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी। अपनी माँ की जिद के आगे दीपक हार गया और निधि को लेने उसके
मायके पहुंच गया। निधि बोली, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगी, हम दूसरा घर लेकर बाहर रहेंगे। तुम अपनी माँ को हर महीने पैसे भेजते रहना और उनकी देखरेख के लिए एक काम वाले को रख देना। दीपक ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और वापस घर चला आया। जब सावित्री जी को उसने सब कुछ बताया तो सावित्री जी ने बेटे से यही कहा कि जैसा बहू कह रही है वैसे ही कर ले। मेरा क्या है, मेरी थोड़ी बहुत जिंदगी ही बची है मेरी, तो मैं उससे जैसे तैसे रह लूंगी, लेकिन तुम मेरी वजह से आपस में झगड़ा मत करो, अलग मत रहो। सावित्री जी ने दीपक को अपनी कस्में दे देकर मजबूर कर दिया। तब दीपक अपनी पत्नी को साथ लेकर अलग घर में रहने लगा। बेचारी सावित्री जी उधर अकेली रह गई। वह अकेले में बैठी बैठी अपने बेटे को याद करके रोया करती। दीपक ने अपनी माँ के लिए एक काम वाले को रख दिया था। अपनी माँ की जिद के आगे दीपक मजबूर था, लेकिन वह रोज अपनी माँ से मिलने जाया करता, हालचाल पूछता, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता, खर्चे पानी के लिए पैसे भी देता। धीरे धीरे सावित्री जी को अकेले रहते हुए 2-3 महीने बीत चुके थे। अब निधि भी बड़ी खुश रहने लगी थी, क्योंकि सास से उसे मुक्ति जो मिल गई थी। लेकिन दीपक अपनी माँ के लिए दिन रात कुढ़ता रहता। भले ही वह रोज अपनी माँ से मिलकर आता था, लेकिन बुढ़ापे में माँ को इस तरह अकेला छोड़ना, इस बात से वह बहुत व्याकुल रहता। निधि दीपक को खुश रखने की बड़ी कोशिश करती, लेकिन अपनी पत्नी से वह ज्यादा बात नहीं करता था, गुमसुम ही रहता था। एक दिन सावित्री जी घर पे आराम कर रही थी, उस समय दरवाजा बजा। सावित्री जी ने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि सामने निधि का भाई राकेश और उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़े थे। सावित्री जी ने उन्हें सम्मान के साथ अंदर बुलाया। उन दोनों ने सावित्री जी के पैर छुए। सावित्री जी ने उन्हें बैठाया। पानी वानी पीने के बाद में राकेश ने निधि के बारे में पूछा कि माँ जी, निधि कहाँ है? सावित्री जी बोली, अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या बेटा? वो लोग अब अलग घर में रहते हैं, इस बात को भी 2-3 महीने हो गए हैं। कहते कहते बेटे बहू की याद आते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे अपने आंसू पल्लू से छुपाती हुई रसोई में चली गई। सावित्री जी की आंखों में आंसू देखकर राकेश परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि माजरा क्या है। उसकी पत्नी ने सावित्री जी से पूछा, माँ जी बताइए ना, क्या हो गया है? आप रो क्या रही है और निधि कहाँ है? सब कुछ ठीक तो है? राकेश के कई बार पूछने पर सावित्री जी ने उसे सारी बात बता दी। सारी बातें सुनकर राकेश को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। माँ जी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरी बहन ऐसे स्वभाव की है। वो ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। कुछ दिन के लिए घर आया था, इधर से निकल रहा था तो सोचा क्यों ना आप लोगों से मिलता चलूं। ये निधि ने ठीक नहीं किया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। थोड़ी देर बैठकर राकेश और उसकी पत्नी जाने लगे। सावित्री जी हाथ जोड़कर राकेश से विनती करते हुए बोली कि बेटा, बहू को कुछ मत कहना, नहीं तो वह फिर से दीपक के साथ झगड़ा करने लगेगी। बेटा, दीपक तो वैसे ही परेशान रहता है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे और परेशानी हो। मैं अपने बेटे का बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती। मेरा क्या है, पता नहीं कितनी जिंदगी बची है, जी लूंगी, उन्हें रहने दो अच्छे तरह से। राकेश बोला, माँ जी, मैं उसे कहूँगा तो ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन सबक उसे ऐसा सिखा दूंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनको कुछ कहने वाला नहीं हूँ। लेकिन कुछ ही दिनों में वो दौड़ती हुई, रोती बिलखती हुई आपके पास आएगी। ये कहकर राकेश और उसकी पत्नी उनके चरण स्पर्श करके अपने घर चले गए। कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन पर निधि खुशी खुशी अपने मायके चली गई। वहां अपने भैया और भाभी को देखकर निधि बड़ी खुश हुई। अरे भैया, आप अब की बार तो रक्षाबंधन पर समय से आ गए, वरना शहर से हर बार लेट आते हैं। राकेश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उससे गुस्से में देखने लगा। भाई के चेहरे पर गुस्सा देखकर निधि बोली, क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? और माँ पिताजी कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे? राकेश निधि से बोला, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया है। ऐसे ही कहीं नहीं भेज दिया है, बल्कि वो अलग रहते हैं, मैं उनकी सारी देखभाल वहां करता हूँ। ये सुनकर निधि को रोना आ गया। बोला, कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ पिताजी को आपने घर से क्यों निकाल दिया?
निधि, मेरी पत्नी नहीं उनके साथ रहना चाहती, तो मैं क्या करूं बताओ। जब मेरी पत्नी उनके साथ खुश नहीं तो फिर मैं उन्हें अपने साथ क्यों रखूं। और हाँ, अब तू भी यहाँ कभी आना मत। मुझे तुझसे कोई राखी नहीं बंधवानी। भाई के मुंह से ये शब्द सुनकर तो निधि जोर जोर से रोने लगी। भैया, आप मुझे इतना प्यार करते थे, कैसी बातें कर रहे हो। और इस उम्र में माँ पिताजी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकता। राकेश ने गुस्से से कहा। जब तू अपनी बूढ़ी बीमार सास के साथ ऐसा कर सकती है, तो मेरी पत्नी अपनी सास ससुर के साथ ऐसा नहीं कर सकती क्या। तेरा ही भाई मैं हूं, मैंने मान ली मेरी पत्नी की बात। भैया प्लीज, मेरी वजह से माँ पिताजी को घर से मत निकालिए। निधि रोते हुए भैया से कहने लगे। उन्हें वापस ले आओ। आपके बिना कौन है उनका। आप ही तो उनके बुढ़ापे का सहारा हो। अरे तू है ना, तू रख उनको अपने पास। सास को तो नहीं रख सकती, पर माता पिता को तो रख सकती है ना। उनके लिए तो तेरे घर में जगह होगी ना। और उनकी सेवा तो तू कर सकती है ना, क्योंकि वो तो तेरे माता पिता है। निधि रोते हुए अपने भाई को देखे जा रही थी। अरे उनके तो अभी हाथ पांव चलते हैं। जब तुझे उन पर इतनी दया आ रही है, तो अपनी बूढ़ी बीमार सास पर दया नहीं आती तुझे। उन्हें अकेला छोड़ते हुए तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई। अपने भाई से इतनी कड़वी बातें सुनकर निधि रोने लगी। रोती रोती घर पे वापस लौट आई और अपने पति के पैरों पे गिरकर उससे क्षमा मांगने लगी। दीपक को समझ में नहीं आया कि रक्षाबंधन के दिन निधि इतना क्यों रो रही है और मुझसे किस बात की माफी मांग रही है। दीपक, मुझे माफ कर दो और मुझे माँ जी के पास ले चलो प्लीज। मैं उनसे भी क्षमा मांगूंगी। मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को भुगतनी पड़ रही है। जाने वो लोग किस हालत में होंगे। क्या हुआ क्या है। दीपक ने निधि को उठाते हुए पूछा। दीपक, मेरे भैया भाभी ने उन्हें घर से निकाल दिया है। अगर मैं तुम्हारी माँ के साथ ऐसा ना करती, तो आज मेरे माता पिता के साथ ऐसा ना होता। मुझे अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेने दो। माँ जी के पास ले चलो मुझे। अब मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब हम उनके पास ही रहेंगे दीपक, और मैं उनकी सेवा भी करूंगी। सुनकर दीपक ने राहत की सांस ली। उसे खुशी भी हुई। दीपक तुरंत निधि को लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। पूरे रास्ते निधि की आंखों से आंसू नहीं सूखे और घर पहुंचते ही अपनी सास के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगी। सावित्री जी को समझ में ना आया कि क्या बात है। निधि को ऐसा किस बात का शौक हुआ है। सावित्री जी ने निधि को उठाकर गले से लगाते हुए पूछा कि क्या हो गया है जो इस तरह वह रो रही है। निधि उनके गले लगकर उनसे माफ़ी मांगने लगी, क्षमा मांगने लगी। माँ जी, सच में आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मुझे पता चला है अपने माता पिता से दूर होने का दर्द क्या होता है। जो मैंने आपके साथ किया माँ जी, वही मेरे भाई भाभी ने मेरे माता पिता के साथ कर दिया। मैंने आपके बेटे को आपसे दूर किया तो वहाँ मेरे भाई ने भी मेरे माता पिता को घर से निकाल दिया। मेरे बुरे कर्मों की सजा मेरे माता पिता को मिल गई। कहते हुए निधि जोर जोर से रोने लगी। माँ जी, चलिए, घर चलिए, हम साथ ही रहेंगे और अब मैं आपकी सेवा करूंगी। और अपने व्यवहार से मैंने आपको ये हृदय को जो चोट पहुंचाई है, जो दुख दिया है, उसे किसी तरह से कम करने की प्रयत्न करूंगी माँ जी। चलिए। कुछ ही समय में निधि का भाई और भाभी उसके माता पिता के साथ में उसके घर पे आ गए। उन्हें देखकर निधि चौंक गई। माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ कैसे। माँ, पिताजी, आप दोनों ठीक तो हैं। और देखो, मैंने अपने किए की सजा भुगत ली है। मैं आप दोनों को दुख में नहीं देख सकती। अभी मुझे समझ में आया है कि एक माँ अपने बेटे से दूर होकर कितना दुख महसूस करती होगी। भैया, मुझे आप भी माफ कर दीजिए। राकेश हंसता हुआ बोला। निधि, मैंने तुझसे झूठ बोला था। मैंने माँ पिताजी को घर से नहीं निकाला था। उन्हें कुछ समय के लिए ताऊ जी के यहाँ भेज दिया था। मैं उन्हें घर से निकालने जैसी घटिया बात अपने दिमाग में कभी ला भी नहीं सकता हूँ। ये सब तो मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए किया था। जीजा जी ने भी तुझे बहुत समझाया था, लेकिन उनकी बात तो तुझे समझ ना आई। इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। सोचा तुझे ये तेरी भाषा में समझा दूं। निधि ने ये सब सुना तो और जोर जोर से रोने लगी। फिर रोते हुए सबसे माफ़ी भी मांगी।
सावित्री जी ने भी बड़े मन से निधि को माफ कर दिया और उसे अपने गले से लगा लिया। दीपक ने भी अपनी माँ को खुश देखकर आज निधि को दिल से माफ कर दिया। उधर निधि के माता पिता ने भी सावित्री जी से माफी मांगी। अपनी बहू के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर आज सावित्री जी की खुशी का ठिकाना न रहा। अपनी माँ को खुश देखकर दीपक भी बहुत खुश था, क्योंकि न जाने कब से उसने अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखी ही नहीं थी। आज सब कुछ ठीक हो गया था। निधि को भी उसकी गलती का एहसास हो गया था। निधि ने सबके सामने दीपक से वादा किया कि वह उसकी माँ को सास नहीं बल्कि अपनी माँ ही समझेगी और उनका पूरा ध्यान रखेगी। भविष्य में निधि ने अपना वादा निभाया भी। जब तक सावित्री जी ने अपनी आखिरी सांस ली, तब तक निधि ने उनका देखभाल बड़े प्रेम भाव से की और सावित्री जी भी जाते समय निधि को खूब भर भर कर आशीर्वाद देकर गई। सच कहते हैं, जब अपने पैर में कांटा चुभता है ना, तभी उसकी चुभन मालूम होती है। दूसरों को देखकर दूसरों के दर्द का एहसास तब तक नहीं होता जब तक उसी दर्द से अपने को न गुजरना पड़े। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इसी तरह के स्वभाव का हो कि जब तक उसे खुद को दर्द न हो तब तक वो सामने वाले का दर्द न समझे। लेकिन कुछ नासमझ लोग ऐसे होते भी हैं जिन्हें दूसरों का दर्द तब तक समझ में नहीं आता जब तक कि उन्हें खुद उस दर्द से न गुजरना पड़े। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सबक। आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।